आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 विज्ञान विषय का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय को अपन दो भागों में पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट, अगले वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट सेकंड। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला टॉपिक है, पहला बिंदु है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और एक होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो पहले अपन रासायनिक परिवर्तन की बात करें। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है तथा ये परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात जो नए पदार्थ बन गए उनसे वापस मूल पदार्थ को बनाना आसान नहीं होता है। तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण अगर देखें तो दूध से दही बनना, दूध से एक बार दही बन गया फिर वापस दूध नहीं बनता है। और ये एक सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, उनके द्वारा प्रोसेस किया जाता है। सब्जियों फलों का सड़ना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है और ये भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही संपन्न होता है। भोजन का पचना, विभिन्न जंतुओं के आहार नाल में भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। विभिन्न पदार्थों का दहन, दहन का मतलब जलना। अपन कितने पर बहुत सारे पदार्थ जो जलते हैं तो उसको कहते हैं दहन अभिक्रियाएं। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। विभिन्न पदार्थों के जलने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। किसी भी पदार्थ को जलाना है तो उसके साथ में आपको ऑक्सीजन गैस देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं जलेगा। लकड़ी को जला रहे हैं अर्थात वायुमंडल में जला रहे हैं अपन, ऑटोमेटिक उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रही है और उसका लगातार दहन होता रहता है। जैसे अपन गैस का चूल्हे को देखना, वहाँ पर भी जैसे आप चूल्हे को उल्टा करके देखोगे उसके नीचे से जो गैस आती है उसके पास में एक नली के पास में रिक्त स्थान होते हैं, उसके साथ में कि वायुमंडल से वायु आ सके, अर्थात उसमें भी ऑक्सीजन उसके साथ साथ में बर्नर तक जा सके और उसके साथ जलने में महत्वपूर्ण उसका सहयोग कर सके। तो किसी भी पदार्थ को जलना है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन गैस का लगातार मिलना जरूरी है, तभी वो पदार्थ जलेंगे। वैसे अगर देखें तो दहन अभिक्रियाएं लगभग उसमें अपने ऑक्सीजन जोड़नी होती है और नए पदार्थ बनते हैं। जैसे अपन एक धातुओं का ऑक्साइड भी पढ़ेंगे आगे, तो वो भी एक तरह से धातुओं का जलना है। तो ये आप दिमाग में सीधी बात बिठा लेना कि विभिन्न पदार्थों के जलने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, मतलब दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस जरूरी है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ेगी। अब रासायनिक अभिक्रिया, तो इन सारे रासायनिक परिवर्तनों को अपन एक समीकरण के रूप में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया बनती है। इस अभिक्रिया में जो मूल पदार्थ होते हैं जो आपस में जुड़ के नए पदार्थ बनाते हैं, जो मूल पदार्थ होते हैं उसको अपन क्रियाकारक या अभिकारक कहेंगे, और जो नए पदार्थ बनेंगे उसे उत्पाद कहेंगे। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एक अपन एरो या तीर का निशान लगाएंगे, अर्थात इस तीर के निशान से पहले अपन 1 2 3 4 जितने भी पदार्थ लिखेंगे वो सारे के सारे क्रियाकारक कहलाएंगे, अर्थात वो क्रिया करके नए पदार्थों को बनाएंगे। उस सभी के सभी, अब जरूरी नहीं एक ही हो, एक से ज़्यादा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे पदार्थ उत्पाद कहलाएंगे। अब एक छोटी सी अभिक्रिया लिखते हैं अपन जो हमारे एनसीईआरटी बुक की है, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम के छीलन को लेके उसको अपन जलाएंगे, तो जलाएंगे मतलब उसके साथ कौन जुड़ रही है, ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है। ये भी ध्यान रखना, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया लिखो तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन गैस जोड़ दो, क्योंकि आपको पता है विभिन्न पदार्थों को जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये सफ़ेद रंग का चूर्ण है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। अब यहाँ पर ये तो हो गया अभिक्रिया लिखने का तरीका। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। अब इसको भी अपन ने संतुलित किया है, नहीं तो अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए यदि अपन इसको Mg+O2 लिख दें और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी है, लेकिन ये अभिक्रिया अब संतुलित नहीं है क्योंकि ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। अभिक्रिया संतुलित कब होएगी, जब क्रियाकारक तथा उत्पाद में सभी जितने प्रकार के तत्व हैं उन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। जैसे ये मैग्नीशियम का तत्व है या मैग्नीशियम का परमाणु है, ये ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस का अणु बनाया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये है क्रियाकारक, इसमें आप मैग्नीशियम के परमाणु देखो एक ही है, इसके नीचे आगे पीछे कहीं 2 नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर 2।
ऑक्सीजन गैस का अणु तो एक ही दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर दो है। और यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु एक, ऑक्सीजन का भी परमाणु एक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु दो है, यहाँ पर एक है। तो इसको आप ऐसे नहीं यहाँ दो कर दिया, ऐसा नहीं। अभिक्रिया को संतुलित, ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो यही सूत्र है, इसको तो अपन चेंज कर नहीं सकते। इसके गुणा में अपन आवश्यकता अनुसार संख्या लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पर भी दो से गुणा हो गए, एक ऑक्सीजन, दो से गुणा दो ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। अब मैग्नीशियम के भी दो हो गए, तो इधर भी मैग्नीशियम के हमें दो करने पड़ेंगे। अब ये हो गया आपका मैग्नीशियम के दहन का एक संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब इससे आगे, अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो कोई नए परमाणुओं का निर्माण हो सकता है, न ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। परमाणुओं में आपस में बंध बनते हैं या बंध टूटते हैं, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए जितने क्रियाकारक में परमाणु भाग ले रहे हैं, उतने के उतने परमाणु आपको उत्पाद में ही मिलेंगे। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे हम कुछ रासायनिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लिखेंगे और उसको संतुलित कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपके सामने, फेरस, लोहा होता है फेरस Fe, इसकी अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, H2 जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये उत्पाद बनेंगे। लोहे की जल के साथ अभिक्रिया होगी, अर्थात फेरस की H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये तो होती है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक परिवर्तन होएगा जब अपन ऐसा करेंगे तो, लेकिन ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है? यदि संतुलित नहीं है तो हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान रखना, अब देखिए इस क्रियाकारक में एक तो परमाणु फेरस के हैं, एक हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के, तीन प्रकार के परमाणु भाग ले रहे हैं। उत्पाद में भी यही तीनों प्रकार के होंगे, लेकिन इनकी संख्या को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे लास्ट में उन परमाणुओं को संतुलित करना, जैसे यहाँ पर तीन प्रकार के फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको सबसे लास्ट में संतुलित करना जो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसी अणु का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस के अणु का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि इसको लास्ट में अपन संख्या कम ज़्यादा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो बाकी दूसरे वाले परमाणुओं के संतुलन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर इस संतुलन में हाइड्रोजन के परमाणु को सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले अपन फेरस के परमाणु की संख्या को संतुलित कर देते हैं। क्रियाकारक में एक है, उत्पाद में यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर हमें Fe3, इसके आगे तीन से गुणा कर दो। अब गुणा संतुलन में आगे ही होएगा, इसके सूत्रों में कहीं परिवर्तन नहीं करेंगे। फेरस हो गया संतुलित। अब हम ऑक्सीजन को संतुलित कर दें। क्रियाकारक में ऑक्सीजन के एक परमाणु है, उत्पाद में इसमें चार है, इसमें है नहीं, तो चार है। अब अगर इसको चार से गुणा करेंगे, ये एक है, ये चार से गुणा हो गए, तो चार ऑक्सीजन के परमाणु क्रियाकारक में हो गए, चार ऑक्सीजन के परमाणु उत्पाद में हो गए। अब नंबर है हाइड्रोजन का। क्रियाकारक में देखिए हाइड्रोजन 4 × 2 H2 है और 4 से गुणा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 8। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु है नहीं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु 2, तो यहाँ पर 2 को किससे गुणा करेंगे कि 8 हो जाए, तो यहाँ पर भी कर देंगे 4 से गुणा, ये भी 4 2 8। अब इसमें देखिए फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरे के पूरे सभी परमाणु संतुलित हो गए। तो ये एक फेरस के जल के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे और उसको साथ साथ में संतुलित भी करेंगे। दो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, एक प्रकाश संश्लेषण और एक है श्वसन। तो पहले मैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात करता हूँ। प्रकाश संश्लेषण
शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी का मतलब पीछे बिंदु लगाइए, अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे करते हैं। पौधे वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, जमीन से जड़ों द्वारा पानी लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इतना लगभग हर एक बच्चा जानता होगा। पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते हैं। और हम सभी पौधों को पानी पिलाते हैं, तो पौधा जड़ों से जमीन से पानी भी लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इतना अपन सब जानते हैं। बस यदि अपन इतना सब जानते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इधर देखिए, जैसा अपन ने अभी बोला वैसा कर देंगे। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस। जमीन से क्या लेते हैं? जड़ों द्वारा पानी लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर अपना भोजन, यहाँ पर भोजन का मतलब है ग्लूकोज का निर्माण होना। भोजन का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज, क्योंकि ये तो पौधों के लिए भी ग्लूकोज और हमारे लिए, जंतुओं के लिए भी जो हमारी ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है या जो सबसे महत्वपूर्ण भोजन है वो ग्लूकोज ही है। तो जब श्वसन की अभिक्रिया लिखेंगे ना, तो वहाँ पर ग्लूकोज का अणु टूटेगा। तो यहाँ पर भोजन शब्द का मतलब है ग्लूकोज का निर्माण। हमारे लिए भी भोजन ही है ग्लूकोज, और पौधे भी यहाँ पर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र सभी को याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ग्लूकोज C6H12O6। और आपने सुना होगा पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। अब देखिए, ये होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ये क्रियाकारक होंगे और वो उत्पाद होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं, प्राणवायु देते हैं, है ना। अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर दो। अब इसमें कार्बन के परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु, इसके अलावा और कोई परमाणु इसमें है नहीं। तो अब देखिए, सुविधा के हिसाब से सबसे लास्ट में O2 मतलब ऑक्सीजन के परमाणु मिलके ऑक्सीजन गैस का अणु बना रहे हैं, अर्थात इसमें ऑक्सीजन के परमाणु है। तो इसको अपन सबसे लास्ट में ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करेंगे। सबसे पहले कार्बन को संतुलित कर ले। क्रियाकारक में एक कार्बन यहाँ है नहीं। उत्पाद में देखिए 6 कार्बन। ग्लूकोज का अणु है तो 6 तो रहेंगे, तो हमें यहाँ पर भी कार्बन को 6 कर दिया। अब अपन हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। क्रियाकारक में देखिए हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर। उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर है नहीं, अब 12 है। अब इस 2 को 12 करना, तो ये हो गया 6 से गुणा, हो गया 12। अब आया नंबर ऑक्सीजन का। क्रियाकारक में देखिए O2 गुणा 6, 6 2 12 यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया 1 O गुणा 6 तो 6, तो 18 ऑक्सीजन है क्रियाकारक में। उत्पाद में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 6 है ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन 2। अब इसमें तो परिवर्तन करेंगे नहीं, क्योंकि यदि इसमें अभी कुछ कर दिया तो कार्बन हाइड्रोजन सभी का फिर से संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अब इसके साथ में देखिए 6 है और यहाँ पर कितना हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाए तो 18 हो जाएगा, यहाँ तो 6 है तो यहाँ पर 12 करने के लिए इस 2 से गुणा हो गया। तो अब यहाँ पर आप ऐसे कर दो, अब यहाँ पर हो गया 12 और ये भी हो गया 18। अब ये प्रकाश संश्लेषण की एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसको याद करने का बस यही तरीका, पौधे वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, अपना भोजन अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं और इसके साथ में हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। फिर इसको आप थोड़ा संतुलित कर दो। यह प्रकाश संश्लेषण की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखने में आपको सुविधा रहेगी। अगली अभिक्रिया है श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन सभी प्राणी करते हैं, सभी जंतु करते हैं, वैसे पौधे भी श्वसन करते हैं, है ना। तो अब देखिए, एक और यहाँ पर टॉप फैक्ट आ रहा है कि अपन ज़्यादातर कहते हैं पौधे हमें CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं। ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में होता है। श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिस प्रकार से अपन जंतु देते हैं ना। ये आप थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना।
प्रकाश संश्लेषण में तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि अपन श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, जंतु सभी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर पौधे CO2 क्यों लेंगे? नहीं, पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे, CO2 देंगे। तो श्वसन की अभिक्रिया अपन सभी जंतुओं की बात करें, हमारे खुद की बात करें, तो अपन श्वसन में क्या करते हैं? गैसों को अंदर लिया और छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं होता हर बार, इसमें हमारी हर एक कोशिका के अंदर जो अपने भोजन किया, जो कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका पाचन हुआ, वो ग्लूकोज में बदला और वहाँ से ग्लूकोज हर कोशिकाओं तक पहुँच गया, और अपने श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस ली वो भी ग्लूकोज तक पहुँच रही। फिर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से जुड़ के ग्लूकोज के अणु को तोड़ेगी और वहाँ से ऊर्जा बनाएगी, तब जाके हमारा श्वसन की अभिक्रिया होगी। उसे कहते हैं श्वसन, और वही श्वसन की असली अभिक्रिया होती है, वही असली श्वसन। अब जो अपन श्वास अंदर खींचना बहाना, ये कोई श्वसन की अभिक्रिया नहीं हो रही। यहाँ पर श्वसन की अभिक्रिया उस कोशिका में होगी जहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अणु मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक अपने लिखा है सूर्य के प्रकाश के ऊपर ना, ये सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण है ना, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, इसको भी साथ में लिखना जरूरी। तो अब देखिए कोशिका में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगी, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर भोजन बन रहा है, वहाँ पर भोजन का पाचन हो रहा है, मतलब टूट रहा है वहाँ पर, और ऊर्जा बन रही है भोजन से। तो श्वसन की अभिक्रिया, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को आपने समझ लिया, तो इसका जस्ट उल्टा लिख दो। इसमें जो उत्पाद है उसको श्वसन में क्रियाकारक लिख दो, इसमें जो क्रियाकारक है उसको आप श्वसन में उत्पाद लिख दो। अर्थात श्वसन की अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, विपरीत है। तो श्वसन की अभिक्रिया भी पूछेगा आपको, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आ रही, आराम से लिख दोगे। ग्लूकोज पहले लिख लो, C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा लिखना जरूरी है, कितना का बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा भी तो हमारे शरीर को जो विभिन्न अपन क्रियाएँ करते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं में जो काम आती है, यही ऊर्जा। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा यहाँ पर भी तो साथ है, सूर्य का प्रकाश है, ये कहीं ना कहीं इसमें जाके संचित हो रहा है ऊर्जा के रूप में, और वापस यहाँ पर उनके टूटने से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर आप सूर्य का प्रकाश लिखना मत भूलना, यहाँ पर ऊर्जा लिखना मत भूलना। तो ये दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हो गई, और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ और संतुलित महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। एक को अच्छे से समझ लिया तो दूसरे आप अपने आप लिख पाओ। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सुविधा रहेगी। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब है कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक तथा उनकी अभिक्रियाएं। अगला टॉपिक है कैल्शियम, सी। कैल्शियम का प्रतीक है, कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक एवं अभिक्रियाएं। कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक एवं अभिक्रियाएं। तो कैल्शियम के 2-3 अच्छे यौगिक बनते हैं, या उसको पदार्थ कह सकते हैं, और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत अच्छी बनती है। और मतलब सवाल बनता है इसका, एक हर बार बहुत अच्छा सवाल भी बनता है, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आप इनके यौगिकों के नाम और उनके सूत्र याद कर लोगे तो आपको फिर अभिक्रिया लिखने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कैल्शियम का पहला यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूने का पत्थर का सूत्र भी है। चूने का पत्थर, संगमरमर का सूत्र भी यही है, संगमरमर का सूत्र भी यही है, और चौक का सूत्र भी यही है। जो लिखने वाली चौक है ना, वही कैल्शियम कार्बोनेट।
संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। अब यदि आपसे कहे चूने के पत्थर का सूत्र लिखो तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का भी कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का भी कैल्शियम कार्बोनेट। एक महत्वपूर्ण यौगिक हो गया। इसका दूसरा यौगिक बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, याद रख लेना। आगे अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी यदि आपको ये इनके सूत्र और नाम याद हो। अगला सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसको कहेंगे चूने का पानी, चूने का पानी। अब चूने का पानी बोले तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, बुझा हुआ चूना बोले तो भी यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, CaOH होल ट्वाइस लिखना। ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण यौगिक है और अब इन तीनों की कुछ अभिक्रियाएं बन रही है और वो भी एक बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको समझा दूंगा। अब इनकी अभिक्रियाएं देखें। अभिक्रियाएं, पहली अभिक्रिया देखना, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे। अब देखिए कैल्शियम के साथ में कार्बोनेट, आप हमेशा ध्यान रखना जिन यौगिकों या पदार्थों के साथ में कार्बोनेट है और उसको आप गर्म करोगे तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी। CO3 है, यहाँ से गर्म करेंगे, जैसे इसको ऊष्मा देंगे इसमें से CO2 गैस निकलेगी। ये कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। जहाँ पर CO3 या कार्बोनेट ये जुड़ा हुआ है वहाँ पर उसको ऊष्मा देती है, उसमें से CO2 गैस निकलेगी। तो आपको ये बन जाएगा CO प्लस CO2, निकल गई CO2 गैस, बन गया। अब ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, या देखिए यहाँ पर बिना बुझे हुए चूना। पहले आपको अलग से ये तीन नाम ऐसे याद कर लो कि इस अभिक्रिया को देखते ही सीधा उसका फटाफट नाम लिख दो। ये चूने का पत्थर है, इसको गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 गैस निकल गई। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया, बन गया बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। अगली अभिक्रिया जो बिना बुझा हुआ चूना, कैसा चूना है, बिना बुझा हुआ। कई बार आग लगती है, उसमें पानी डालते हैं ना बुझाने के लिए, तो इसमें भी पानी डाल दिया, ये बिना बुझा हुआ चूना, डाल दिया पानी तो आपके बन जाएगा बुझा हुआ चूना, CaOH होल ट्वाइस, बस। और इसके साथ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के वर्क में, कई बार भवन निर्माण में जहाँ चूने का उपयोग करते हैं वहाँ पर जैसे ये कट्टों की पैकिंग, वो बैग लाते हैं चूने के, जब उसको पानी में डालते हैं तो कितनी ऊष्मा निकलती है। तो वहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं और जैसे इसको पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब देखिए तीन ही तो नाम थे और उसकी तीन अभिक्रियाएँ लिखूँगा। पहले चूने का पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे, CO2 अंदर से निकल जाएगी और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर उसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने में अगर पानी डालेंगे चूने को बुझाएंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा। बिना बुझा हुआ चूना, पानी डालोगे तो बुझा हुआ चूना। लेकिन ये ध्यान रखना इसका सूत्र क्या है बुझे हुए चूने का, और इसका और नाम क्या है। तो और नाम है चूने का पानी और सूत्र है CaOH होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। अब है तीसरी अभिक्रिया, अब नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये CO2 से अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जल बनाएगा। अब ये चूने का पानी या बुझा हुआ चूना है, ये CO2 से अभिक्रिया करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और जल बना देगा। तो ये तीन यौगिक है। पहले आपको तीनों यौगिकों के नाम और सूत्र याद होने चाहिए, फिर ये एकदम व्यवस्थित तरीके से तीन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चूने का पत्थर है, गर्म करोगे कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और CO2 निकल गई। और आप हमेशा ध्यान रखना जहाँ कार्बोनेट है और उसको गर्म कर रहे हो तो वहाँ से CO2 तो निकलेगी।
फिर बिना बुझा हुआ चूना पानी डाल दिया, बुझा दिया चूने को, बुझा हुआ चूना या इसको चूने का पानी कहते हैं। तो इसका सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। फिर चूने का पानी के साथ में, बुझे हुए चूने के साथ में CO2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और साथ में जल। अब देखिए, अपन कई बार मकानों पर लोग सफ़ेदी करते हैं, खड्डी करते हैं, जिसको देसी भाषा में खड्डी करना। तो ये सफ़ेदी में ये बुझे हुआ जो चूना लाते हैं उसको पानी में डालते हैं, ये अभिक्रिया होती है, चूने का पानी बनता है। फिर उसको कई दिनों तक उसको इस पानी में भिगो के रखते हैं, फिर इसमें से इसका लेपन करते हैं दीवारों पर। तो ये आज लेपन किया है तो पहले दिन इतनी चमकेगी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये सूखेगी 2-3 दिन में, वैसे वैसे चमक आएगी दीवारों पर। जो सफ़ेदी करते हैं, जो मतलब ये चूने से जो सफ़ेदी करते हैं ना, उसके लिए ये अभिक्रिया काम है। क्योंकि दीवारों पर पहले चूना ये लाए, इसको पानी में डाल दिया, ये चूने का पानी बन गया, फिर इस चूने को पानी को दीवारों पर लगा दिया, फिर ये धीरे धीरे वायुमंडल में CO2 से क्रिया करता जाएगा, ये अभिक्रिया होती जाएगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाए। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट में चमक होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्ता भी चमकता है, संगमरमर भी चमकता है। क्योंकि चौक का थोड़ा घनत्व तो कम है, बाकी है यही कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये अभिक्रिया होती है दीवार पर, और जो चमक आती है वो वापस क्या बनने से आती है, दीवारों पर जो चमक आती है इस कलर से लिख देता हूँ। दीवारों पर चमक का कारण है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये अभिक्रिया। और एक और सवाल बनता है, सवाल को पहले ध्यान से सुनना, कि एक परख नली में चूने का पानी लेके उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो होने वाली अभिक्रिया देखो। तो चूने का पानी लिया, CO2 गैस प्रोवाइड करें तो यही अभिक्रिया होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक परख नली में चूने का पानी लेकर CO2 गैस प्रोवाइड करने पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो इसका उत्तर भी यही रहेगा। एक परख नली में ये चूने का पानी है, CO2 गैस प्रोवाइड की, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा, यही अभिक्रिया होगी। तो ये हमारी कुछ अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होगी। कैल्शियम के यौगिक बन गए महत्वपूर्ण, और इनकी ये 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार लिख रहा हूं मैं, संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरा हो जाएगा वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरा होगा विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। और चौथा होगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। 4 प्रकार पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके नाम थोड़ा रोक के लिख सकते हो आप।
संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। मतलब क्रियाकारक तो दो या दो से अधिक होंगे लेकिन उत्पाद एक बनेगा। ऐसी अभिक्रियाएं, अब मैं शॉर्ट में अभी मतलब अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल उत्पाद का निर्माण करें। क्रियाकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन उत्पाद एकल होगा। अब इसके उदाहरण जरूरी है। अब कोई सवाल पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया को समझाओ, तो आपको परिभाषा लिखते हुए इनके उदाहरण भी आपको लिखने होंगे। उदाहरण है जैसे कार्बन का दहन, कार्बन सी, दहन का मतलब इसमें ऑक्सीजन गैस जोड़ देंगे और बन गया CO2, C + O2 CO2। अभी कार्बन का दहन हो रहा है, दहन होगा साथ में ऊष्मा निकलेगी, ये कार्बन का दहन। अब क्रियाकारक देखिए, अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, इसको क्रियाकारक भी कहते हैं अभिकारक भी कहते हैं। ये दो कार्बन है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन उत्पाद एक है CO2। ठीक है, अगला उदाहरण है जो अपन पहले कैल्शियम के यौगिकों में अभिक्रिया लिख चुके हैं, वही वापस है, वही आप इसमें संयोजन के अभिक्रिया का उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना, इसमें अपन ने जल मिला दिया तो बुझा हुआ चूना बन गया। अब इसमें भी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दो क्रियाकारक है लेकिन उत्पाद एक ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक संयोजन की अभिक्रिया का उदाहरण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रकार लिख रहा हूं मैं। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वहां पर संयोग हो रहा है, जुड़ रहे थे क्रियाकारक, यहाँ पर वियोग मतलब एक क्रियाकारक होएगा, एक से अधिक उत्पादन टूट जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल क्रियाकारक टूटकर, क्रियाकारक यहाँ पर सिंगल होएगा, एकल होएगा, एकल क्रियाकारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करें। ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण लेते हैं अपन। यहाँ पर वही वापस उदाहरण लिख सकते हैं जो चूने का पत्थर था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन ने गर्म किया, ऊष्मा दी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट गया। बहुत अच्छा उदाहरण हो गया ये। देखिए वही उदाहरण एक बार आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो वापस वियोजन में भी काम आ जाएगा। अगला उदाहरण है लेड नाइट्रेट PbNO3 और ट्वाइस। अब यहाँ पर अपने और ट्वाइस क्यों लगे? क्योंकि यहाँ पर लेड के ऊपर आवेश होता है, Pb के ऊपर आवेश होता है +2 और NO3 के ऊपर आवेश होता है -1। जब अपन इस प्रकार से आयनिक यौगिक बनाते हैं तो जो माइनस वाले का आयन वो उसकी जितना माइनस के ऊपर आवेश है उतनी संख्या इसकी कर देंगे। यहाँ पर माइनस का एक रहेगा और यहाँ पर +2 है तो NO3 के अपन 2 परमाणु लेने पड़ेंगे, इसकी संख्या 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये
NO3 का हॉल्ट वाइज करना पड़ेगा। अब इसको भी अपन ने उष्मा दी, इसको गर्म किया, PbNO3 हॉल्ट वाइज है तो इसको गर्म करेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा PbO, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2, क्या बोला था, NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण है वियोजन की अभिक्रिया का। यहाँ पर क्रिया कारक तो एक लेड नाइट्रेट है, PbNO3 हॉल्ट ट्वाइज है, इसको जैसे गर्म किया, लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस बन गए, तीन उत्पाद बन गए। तो ये वियोजन का बहुत अच्छा उदाहरण हो गया। अब यदि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में अपन संतुलित किसको करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का इसको सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पर दोनों परमाणु ऑक्सीजन के हैं तो इसको सबसे लास्ट में संतुलित कर देंगे। सबसे पहले लेड को संतुलित करो, यहाँ पर Pb एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। नाइट्रोजन को देखिए यहाँ पर 2 है ना, हॉल्ट वाइज मतलब बाहर है, बाहर वाले अंक गुणा अंदर वाले सभी संख्याओं से। तो नाइट्रोजन में 1 N है तो इसका भी 2 से गुणा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन होगी 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही तो इसका आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेड संतुलित, नाइट्रोजन संतुलित। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 O3 इंटू 2, 3 2 6 है, यहाँ पर 1 यहाँ पर है, इसमें 4 इसमें है और 2 इसमें। अब देखिए ये हो गया 6 और 7 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि अपन ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए कोई संख्या आगे गुणा करेंगे तो वापस लेड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मतलब सभी का वापस संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हमें सिर्फ जहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। तो 4 और 1 5 इसके साथ में परिवर्तन करेंगे, नहीं जो भी परिवर्तन करना इसके साथ करेंगे। 5 हो गया, हमें 1 अणु चाहिए, लेकिन यहाँ पर O2 तो पहले से ही है। अब हमें 1 लाना है तो 1/2 यहाँ पर अपन इसके आगे जो भी लिखते हैं उसको गुणा ही तो करते हैं ना, तो गुणा 2 कट गया, 1 कैसे आएगा, तो यहाँ पर अपन ऑक्सीजन को कितना लिख देंगे 1/2। देखिए यहाँ पर 6 है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 यहाँ 5 हो गए। अब ये 2 O2 है तो O2 को अब आधा करना है। आधा करने के लिए यहाँ से ऐसे मिटाएंगे थोड़ी, ऑक्सीजन गैस तो बन रही है, उसको अपन जो बन रही है उसको थोड़ी हटा सकते हैं, वो तो बनेगी, लेकिन इसकी अपन मात्रा को आधा कह दें कि हाँ भी इतने इतने अणु से इतनी बन। और यदि आपको लगा कि इस प्रकार से आधा आधा अच्छा नहीं है तो पूरे के पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो, तो एक बढ़िया आपको व्यवस्थित समीकरण दिखेगा। और संतुलित तो अब भी है लेकिन इसको पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके आगे 2 लगा दो, PbNO3 और ट्वाइज ऊष्मा, इसके आगे भी 2 लगा दो, PbO। अब ये 2 है ऑलरेडी तो 2 और लगा दो, 2 2 4 NO2 प्लस 1/2 गुणा 2 करेंगे तो 1 आएगा ना, 1 लिखते नहीं सीधा O2। अब देखिए ये भी संतुलित था। यदि आपको लग रहा है ऐसा आधा आधा अच्छा नहीं लग रहा तो आप पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ये वियोजन की अभिक्रिया का उदाहरण। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाला आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वियोजन की अभिक्रिया का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा 2 और बहुत अच्छे उदाहरण हैं वियोजन की अभिक्रिया के। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश, सिल्वर और क्लोरीन गैस में Ag प्लस Cl2 गैस। अब यदि ये संतुलित नहीं है, संतुलित कर दो वापस। यहाँ पर Cl Ag ठीक है, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो इसके आगे 2 कर दो। अब Ag भी 2 हो गया तो यहाँ Ag को 2। तो सिल्वर क्लोराइड को या AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके Ag और Cl2 में टूट जाएगा। इसी प्रकार AgCl है, उसी प्रकार AgBr भी है, ये भी सूर्य का प्रकाश
प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, वापस वही Ag प्लस Br2 यहाँ तक होगा। तो ये 4 उदाहरण आप ध्यान रखना वियोजन की अभिक्रिया के। पहला उदाहरण बहुत अच्छा आपके जाना पहचाना, पहले से पढ़ चुके हो, कैल्शियम के यौगिकों की अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण लेड नाइट्रेट को आपने उष्मा दी, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल गई, ये इसका संतुलन हो गया। फिर एक AgCl और एक AgBr, तो एक जैसे ये दोनों की प्रकृति भी एक जैसी, दोनों सूर्य के प्रकाश में टूट रहे हैं, दोनों Cl2 और Br2 निकल रहे हैं, Ag पीछे अलग हो रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।